बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप खुश व खुर्रम होंगे और भरपूर तवज्जो से पढ़ाई कर रहे होंगे। अपने और वालिदैन के ख्वाबों को पूरा करने के लिए अल्लाह आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे, आमीन। अजीज़ तलबा, हमारा आज का मौजू साल दवम उर्दू हिस्सा मारूज़ी का एक अहम सवाल, रमूज़ औकाफ। आप जानते हैं हिस्सा मारूज़ी 5-5 नंबर के 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहले 5 नंबर सबकी सवालात, अगले 5 रमूज़ औकाफ जो हमने आज करने हैं, फिर 5 मुताबिक़तुल हुरूफ और आखिरी 5 मसादर का बतौर इमदादी फ़िल इस्तेमाल। ये MCQs की शक्ल में आते हैं और आपको सिर्फ टिक करना होता है। रमूज़ औकाफ में से भी 5 आएंगे। आम तौर पर 2 होते हैं तारीफ़ के हवाले से, 2 होते हैं जुमलों में इस्तेमाल के हवाले से, 1 होता है अलामत के हवाले से। लेकिन ये तकसीम हतमी नहीं है, किसी भी तरह से 5 MCQs दिए जा सकते हैं। तो बाकायदा शुरू करते हैं जी, रमूज़ औकाफ। पहले ये समझ लीजिए रमूज़ औकाफ किसको कहते हैं। रमूज़ जमा है रम्ज़ की, रम्ज़ कहते हैं असूल को। औकाफ जमा है वक्फे की, यानी ठहराव। तो मतलब क्या बनेगा, जुमले में ठहराव के असूल। आप जानते हैं हम लगातार नहीं बोलते, ठहरते हैं। कुरान पाक में भी वक्फ होता है, वक्फ लाजिम होता है। उसका मतलब क्या होता है, अगर उस जगह पर ना रुका जाए तो बाज़ों का जुमले का मफ़हूम बिल्कुल उलट हो जाता है। लिहाजा मुख्तलिफ जगहों पे हमें रुकना होता है, कहीं थोड़ी देर, कहीं ज़्यादा देर। तो वो जो जुमले में ठहराव के असूल होंगे कि जुमले में किस जगह पर कितनी देर रुकना है, उसको कहेंगे रमूज़ औकाफ। आपको अगर मिसाल दूं, एक मशहूर फ़िक्रा, रोको मत जाने दो। इसका मतलब है उसको नहीं रोकना और जाने देना है। अब देखिए सिर्फ मैं रुकने की जगह तब्दील करता हूं, रोको मत जाने दो। अब इसका मतलब है उसको नहीं जाने देना। देखिए अल्फाज वही थे, रोको के बाद मैंने ठहराव किया, रोको मत जाने दो, तो मतलब और हो गया। और अगर मैंने कहा रोको मत जाने दो, तो देखिए मतलब और हो गया। इसीलिए वक्फ लाजिम है कुरान पाक में। ये उर्दू में भी हैं रमूज़ औकाफ, आज हम उनको देखेंगे। रमूज़ औकाफ, रमूज़ औकाफ क्या होते हैं, उनकी अलामात क्या होती हैं और उनका इस्तेमाल क्या होता है, ये हमारा 5 नंबर का अहम MCQ। जी शुरू करते हैं जी। सबसे पहले नंबर पर है सकता। इसकी अलामत देख लीजिए किस तरह से, ये उल्टे पेश की तरह से डाला हुआ है, इसको कहेंगे सकता। ये जो सुर्ख रोशनाई में है ये इनकी अलामतें हैं, ये सकता की अलामत है। सकता को वक्फ खफीफ भी कहते हैं। खफीफ थोड़ा सा, यानी मुख्तसर तरीन ठहराव। यानी आपको ये भी आ सकता है सकता और लफ्ज़ वक्फ खफीफ भी आ सकता है। मुख्तसर तरीन ठहराव, यानी एक ऐसा ठहराव जो सबसे कम हो, जहां हमारा सांस ना टूटे, सांस टूटे बगैर जो ठहराव होगा उसको हम कहेंगे सकता। अजीज तुलबा, आपकी किताब में, टेक्स्ट बुक में सफ़ा नंबर 25 पर भी रमूज़ औकाफ दिए हुए हैं। आप ज़रा इनको भी देख लेंगे जी। होता क्या है ये सकता, जुमले में मुख्तलिफ इस्मा को अलग करने के लिए। इस्मा कहते हैं इसम को, नाम, किसी शख्स, जगह, चीज़ का नाम। यानी बात क्या बनेगी कि अगर एक जुमले में मुख्तलिफ नाम हो तो उन नामों को अलग अलग करने के लिए जो अलामत इस्तेमाल होती है उसको सकता भी कहते हैं, उसको वक्फ खफीफ भी कहते हैं। कब इस्तेमाल होगा, जब एक जुमले में मुख्तलिफ नाम लिए जा रहे हो। मसलन आप, ये तो इस्तेमाल था, जुमलों में इस्तेमाल देखें, असलम, अकरम, अमजद और नासिर आ जाएं। यानी एक टीचर है, वो 4 स्टूडेंट्स को बुला रहा है, असलम और है, अकरम और है, अमजद और है, नासिर और है। लेकिन अगर मैं रुके बगैर को असलम, अकरम, अमजद, नासिर आ जाएं,
तो मे बी मैंने एक स्टूडेंट का नाम लिया है, या दो है, मे बी तीन है। असलम अकरम अलग अलग भी हो सकते हैं, असलम अकरम एक बच्चे का नाम भी हो सकता है, इस तरह अकरम अमजद एक बच्चे का नाम भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, मुख्तलिफ नामों के दरमियान ये अलामत डाल देंगे, जो सुर्ख रंग में नजर आ रही होगी इसको कहेंगे सक्ता। लेकिन आप गौर करें, हमने सक्ता की अलामत डाली, लेकिन आखिरी दो नामों के दरमियान और लिख देंगे, आखिरी दो में और आएगा, उससे पहले जितने भी नाम हो सक्ता आएगा। ये मुख्तसर तरीन ठहराव होता है, सांस टूटे बगैर आपने बोले। इसको बोलेंगे आप किस तरह, असलम, अकरम, अमजद और नासिर आ जाए। तो बोलने में आप बगैर सांस टूटे थोड़ा सा ठहराव देंगे, और लिखने में ये सक्ता की अलामत लगाएंगे। तो ये पहली अलामत थी सक्ता। उसके बाद दूसरी अलामत देखें, वक्फा। वैसी अलामत है, लेकिन उसके नीचे छोटा सा नुक्ता लगा दिया गया है। वक्फा को निस्फ वक्फ भी कहते हैं। ये मुख्तसर ठहराव है, ये था मुख्तसर तरीन ठहराव, ये है मुख्तसर ठहराव, यानी यह थोड़ी देर ज्यादा ठहरना है। सक्ता में सबसे कम ठहरना है, वक्फा में उससे थोड़ा सा ज्यादा ठहरना है। वो मुख्तसर तरीन ठहराव था, ये मुख्तसर ठहराव है। ये कब होगा, जब एक बड़े जुमले में दो तीन चार छोटे छोटे जुमले हों, या यूं कह लें जब चंद छोटे जुमलों को मिलाकर एक बड़ा जुमला बनाया जाए, तो वह जो अलामत इस्तेमाल होगी उसको कहेंगे वक्फा। मसलन देखें, शहद सेहतमंद ग़िज़ा है, ये लजीज है और ताकतवर है। तो देखिए दरअसल तीन जुमले हैं, शहद सेहतमंद ग़िज़ा है ये और जुमला है, ये लजीज है और जुमला है, ताकतवर है और जुमला है। लेकिन हमने तीन छोटे जुमलों को मिलाकर एक बड़ा जुमला बना दिया, तो उसमें जो अलामत इस्तेमाल होगी वो वक्फा की होगी, और वक्फा को निस्फ वक्फ भी कहते हैं। सक्ता में क्या था, मुख्तलिफ नाम थे, जबकि वक्फा में क्या है, एक जुमले के छोटे छोटे हिस्से हैं, ये चंद छोटे जुमले हैं, उनको मिलाया जा रहा है, उसको कहेंगे वक्फा। आगे चलिए, राब्ता। ऊपर नीचे दो नुक्ते लगा दिए गए, उसको कहेंगे राब्ता। इसका ग्रामर में नाम है वक्फे लाजिम, यानी राब्ता को ही वक्फे लाजिम भी कहते हैं। ये ठहराव है, यानी ये उससे भी ज्यादा है, मतलब सक्ता में सबसे कम देर ठहरना है, वक्फा में उससे ज्यादा, राब्ता में उससे ज्यादा, और फिर तफसीलिया में उससे ज्यादा। ये चारों तरतीब से हैं, सक्ता, वक्फा, राब्ता, तफसीलिया। सबसे कम ठहराव, ये उससे ज्यादा ठहराव, ये उससे ज्यादा ठहराव, और ये उससे ज्यादा ठहराव। यानी यूं भी बात आपको आ सकती है, सक्ता सबसे कम ठहराव, तफसीलिया सबसे ज्यादा ठहराव। वक्फा एक ऐसा ठहराव जो सक्ता से ज्यादा है, राब्ता से कम है। राब्ता एक ऐसा ठहराव जो वक्फा से ज्यादा है, तफसीलिया से कम है। जो तरतीब बनती है सक्ता, वक्फा, राब्ता, तफसीलिया, आपको याद रखने के लिए आपको एक निशानी दूं, सूरत। सीन से सक्ता, वाव से वक्फा, रे से राब्ता, ते से तफसीलिया। तो आपने नाम याद रखना है सूरत, तो फिर आपको तरतीब ज़हन में रह जाएगी कि क्या तरतीब थी, सक्ता, वक्फा, राब्ता, तफसीलिया। तो ये आपके लिए आसानी कर दी मैंने। हाँ जी, हम बात करते हैं राब्ता की। राब्ता वक्फे लाजिम है। ये कब होता है, जब जुमले के दो अलग अलग हिस्से हो ही अलग अलग, उनको मिलाने के लिए। अब वक्फा देखें, वक्फा में यह था कि अलग अलग जुमले थे लेकिन उनको मिला दिया गया था। राब्ता क्या है, जब जुमले के दो अलग अलग हिस्से हों तो उनके दरमियान जो अलामत आती है उसको कहते हैं राब्ता। मसलन आपने साल अव्वल में मुकालमा जाते हुए पढ़ा, मुकालमा निगारी में पढ़ा, असलम अस्सलामु अलैकुम, यानी ये बात कर रहा है और कर क्या रहा है, अस्सलामु अलैकुम। तो दरमियान में हमने अलामत लगा दी राब्ता की, असलम अस्सलामु अलैकुम। इसका मतलब ये हुआ कि इस जुमले के दो हिस्से थे, कहने वाला और वो जो कह रहा है, जिसको आप कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच। जी, तफसीलिया अभी आपको बताया, सकता सबसे कम ठहराव, वक्फा उससे ज़्यादा, राब्ता उससे ज़्यादा, तफसीलिया उससे ज़्यादा। सॉरी, तफसीलिया की अलामत रेड मार्क गलत लिखी गई। तफसीलिया की अलामत होती है ये,
यानी 2 नुक्ते और आगे छोटी सी लकीर लगा दी जाती है, इसको तफसीलिया कहते हैं। ये कब होता है? जब एक जुमले की तफसील दूसरे जुमले में दी जाए, यानी एक जुमला अलग है लेकिन उसकी तफसील आगे दूसरे जुमले में दी जाएगी, तो पहले जुमले के आखिर में ये अलामत आएगी तफसीलिया की, जब एक जुमले की तफसील दूसरे अलग जुमले में दी जाए। मसलन जुमला लिखा आपके सामने, पाकिस्तान के सूबे मंदरजा झैल हैं, आगे वही सुर्ख रोशनाई में अलामत आ गई। ये देखिए जुमला मुकम्मल हो गया, पाकिस्तान के सूबे मंदरजा झैल हैं। अब आगे उसकी तफसील दूसरे जुमले में होगी, जहां एक जुमला मुकम्मल हो जाए लेकिन एक जुमला दूसरे जुमले से जुड़ा हुआ हो, मरबूत हो, या एक जुमले की तफसील दूसरे जुमले में दी जा रही हो, तो उसको तफसीलिया कहेंगे। तो अज़ीज़ तलबा, ये आपका पहला सेट मुकम्मल हुआ, सक्ता, वक्फा, राब्ता, तफसीलिया। सूरत की शक्ल में सबसे कम ठहराव, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा और उससे ज़्यादा। तो ये 4 का एक सेट बनता है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे सेट की तरफ। इसमें 2 आते हैं, खत्मा और सवालिया। खत्मा छोटी सी लाइन, जिसको इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं, लेकिन फ़र्क है, इंग्लिश में फुल स्टॉप सिर्फ एक नुक्ता होता है, जबकि उर्दू में नुक्ता नहीं होता, छोटी सी लाइन लगा दी जाती है, छोटी सी लाइन, उसको खत्मा कहते हैं। इसका दूसरा नाम वक्फ़े मुतलक भी है। वक्फ़े मुतलक यानी एब्सोल्यूट, मुकम्मल वक्फ़ा, इसको वक्फ़े मुतलक भी कहते हैं। ये क्या है जी? मुकम्मल ठहराव, यानी ये मुकम्मल रुक जाना है, ठहर जाना है, सांस तोड़ देनी है और उसके बाद सांस लेने के बाद बोलना है। अब यह है कि खत्मा या वक्फ़े मुतलक कहाँ आता है? एक तो सिंपल सी बात आप जानते हैं, जुमले के इख्तिताम पर। जब जुमला ख़त्म होता है तो जिस तरह इंग्लिश में फुल स्टॉप होता है, उर्दू में खत्मा की अलामत होती है। लेकिन बिल्कुल इंग्लिश की तरह आप जानते हैं, ऑब्रिवेशन जहाँ इस्तेमाल करते हैं वहाँ भी डॉट लगाते हैं, जिस तरह FSC, F.SC डॉट, बिल्कुल उर्दू में इस तरह। ऑब्रिवेशन को उर्दू में कहते हैं मुखफ़फ़। तो जुमले के इख्तिताम पर भी खत्मा आएगा और मुखफ़फ़ अल्फाज में भी खत्मा आएगा। मसलन जुमले का इख्तिताम, जिस तरह मैंने काम मुकम्मल कर लिया, जुमला मुकम्मल हो गया तो उसके बाद खत्मा। और दूसरी बात आपको बताई, मुखफ़फ़ या अब्रिवेशन, जिस तरह हम लिखते हैं BA या BSC, तो देखिए B के बाद भी छोटी सी लाइन लगा दी, A के बाद भी छोटी सी लाइन लगा दी, इसका मतलब हुआ मुखफ़फ़ अल्फाज में इस्तेमाल किया। आगे बढ़ें जी, सवालिया, क्वेश्चन मार्क, इसमें आपने खास ख्याल रखना है। देखिए इंग्लिश में इसका रुख दाईं तरफ है, उर्दू में तो दाईं तरफ है, लेकिन इंग्लिश में इसका रुख बाईं तरफ होता है, यानी इसकी डायरेक्शन का ख्याल रखना है। बच्चे अक्सर इसमें गलती कर जाते हैं। सवालिया का दूसरा नाम इस्तफहामिया भी है। इस्तफहामिया को भी सवालिया कहते हैं। सवालिया तो आप सब जानते हैं, कोई चीज़ दरियाफ्त करना या कुछ मालूम करना, इसको क्या कहते हैं? इस्तफहामिया या सवालिया। मसलन सिंपल सा जुमला, आपके मिजाज कैसे हैं, हाउ आर यू, यानी पूछा जा रहा है, तो आखिर में सवालिया निशान आ जाएगा। बाज़ औक़ात जहाँ हैरत का इजहार करना हो तो भी ये आता है निशान, मसलन वाह कितनी खूबसूरत इमारत, तो वहाँ भी बाज़ औक़ात ये आ जाता है। तो इस तरह ये पहला आपका सेट बना सक्ता, वक्फ़ा, राब्ता, तफसीलिया का, दूसरा बना खत्मा और सवालिया का। आगे एक सेट है 7वें और 8वें नंबर पे, निदाइया और फिजाइया। आप देखिए अलामत दोनों की बिल्कुल एक है, निदाइया की भी हुई अलामत है, फिजाइया की भी हुई अलामत है। हाँ, इस्तेमाल में फ़र्क है। जुमले को पढ़कर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि निदाइया है या फिजाइया है। अब निदाइया क्या होता है? जब आप किसी को मुखातिब करते हैं, किसी को पुकारते हैं, किसी को एड्रेस करते हैं, किसी को बुलाते हैं, तो वो अलामत इस्तेमाल होगी, तो उसको कहेंगे निदाइया। जिस तरह हम दरख्वास्त के शुरू में जनाब अली के बाद ये अलामत लगाते हैं। जनाब अली के बाद क्यों लगाते हैं? कि दरअसल जिसका नाम आप दरख्वास्त लिख रहे हैं, आप उसको पुकार रहे हैं, आप उसको मुखातिब कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, तो वहाँ जनाब अली आ जाएगा। उसके बाद ये अलामत आएगी निदाइया की। बिल्कुल इस तरह जब हम तकरीर कर रहे होते हैं तो हम कह रहे हैं जी मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, यानी लोगों को
बुलाया जा रहा है, मुखातब किया जा रहा है, एड्रेस किया जा रहा है, तो वहां भी अलामत आ जाएगी निदाइया की। आगे बढ़िए, फिजाइया अलामत एक ही है, इस्तेमाल में फ़र्क है। जब आपने जज्बातों एहसासात का इजहार करना हो, यानी अपनी फीलिंग्स बयान करनी हो, जज्बात बयान करने हो, एहसासात बयान करने हो, तो तब इसको हम कहेंगे फिजाइया। दोनों जुमले देख लें। मसलन खुशी का जुमला है, अगर हम खुशी के जज्बात है, वाह हम मैच जीत गए, तो खुशी का इजहार है, तो वाह के बाद आपने फिजाइये की अलामत लगा दी। दुख का इजहार है, आहा वो ना बच सका, दुख का इजहार है, यहां भी निदाइया। तो दोनों शक्लों में खुशी का इजहार हो, दुख का हो, हैरत का हो, हकारत का हो, नफरत का हो, तजस्सुस का हो, यानी जहां भी आप सेंटिमेंट्स जज्बात का इजहार करेंगे तो वहां ये अलामत लगाएंगे फिजाइया की। आगे बढ़ें जी, अगला सेट है वावैन और कोसैन। ये भी एक सेट बनता है। वावैन ये छोटी सी, जिसको आप इन्वर्टेड कोमास कह देते हैं इंग्लिश में, ये छोटी छोटी इस तरह से दो वावैन के निशान। ये कब इस्तेमाल होता है? जब आप अपनी गुफ्तगू में किसी दूसरे का हवाला दें, यानी बात मैं कर रहा हूं लेकिन अपनी गुफ्तगू में किसी दूसरे का हवाला दूं या किसी दूसरे के अल्फाज इस्तेमाल करूं, तो जहां मैं दूसरे के अल्फाज इस्तेमाल करूंगा वहां मैं ये अलामत डालूंगा वावैन की, यानी बैरूनी इक्तबास को नकल करने के लिए। मसलन अलामत गलत हो गई। देखिए, मैं कायद आज़म का बारे में बात कर रहा हूं कि कायद आज़म के बकौल, बात मैं कर रहा हूं कायद आज़म के बकौल हमें काम काम और काम पर तवज्जो देनी चाहिए। तो देखिए, गुफ्तगू तो आपसे मैं कर रहा हूं लेकिन हवाला किसका दे रहा हूं? कायद आज़म के कौल का। तो जब मैं खुद बात करूंगा कायद के बकौल हमें, देखिए काम काम और काम ये किन के अल्फाज हैं? हजरत कायद आज़म के। तो इनके इर्द गिर्द मैंने वावैन लगा दी, यानी मैं अपनी गुफ्तगू में किसी दूसरे का हवाला दे रहा हूं। कायद के बकौल हमें काम काम और काम पर तवज्जो देनी चाहिए। जब कोई अपनी गुफ्तगू में दूसरे का हवाला देता है तो वहां जो अलामत आती है उसको वावैन कहते हैं जी। उसके बाद कोसैन, जिसको आप सिंपल ब्रैकेट कह देते हैं। हम देखिए, इसका दूसरा नाम जुमला मोतरज़ा भी है। जुमला मोतरज़ा ये कब इस्तेमाल होता है? कि अब जुमले में कोई अज़ाफ़ी वजाहत करें, यानी कोई ऐसी बात कर दें जो जुमले का हिस्सा ना हो, या यूं कह लें जिसके बगैर भी जुमला मुकम्मल हो, और जुमले की ज़रूरत ना हो। आप कोई एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, कोई ऐसी वजाहत कर रहे हैं जो जुमले का हिस्सा नहीं है, अज़ाफ़ी वजाहत है, तो उसको कोसैन भी कहते हैं, जुमला मोतरज़ा भी कहते हैं। मसलन मैं कहता हूं जी, शायर मशरक ने हमें खुदी का पैगाम दिया, तो जुमला तो मुकम्मल हो गया, शायर मशरक ने हमें खुदी का पैगाम दिया। लेकिन मुमकिन है किसी को समझ ना आए कि शायर मशरक कौन है, तो इसलिए मैंने साथ कोसैन में लिख दिया। ये कौन है? ये दरअसल मैं बात कर रहा हूं अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की, उनकी बात हो रही है। अब देखिए, अगर मैं अल्लामा इकबाल ना भी लिखूं, जुमला फिर भी मुकम्मल था। शायर मशरक ने हमें खुदी का दर्स दिया, तो ये एक ऐसी इजाफी वजाहत होती है जिसके बगैर भी जुमला मुकम्मल होता है। तो जी तुलबा, ये सेट हुआ वावैन और कोसैन का। इसके बाद कुछ मजीद अलामतें हैं जो हम दोबारा देखते हैं। जी तुलबा व तालिबात, अब हम देखते हैं कुछ मजीद अलामतें आपके सामने लिखी हैं। खत, लकीर, ये एक ही अलामत है, इसको खत भी कहते हैं, इसको लकीर भी कहते हैं। आप देखिए, छोटी सी लाइन लगा दी गई है। ज़हन में रखिएगा, खत्मा में बिल्कुल बारीक सी लाइन थी, फुल स्टॉप की जगह ये थोड़ी सी बड़ी लाइन होगी। खत या लकीर कहाँ इस्तेमाल होगा? इसका इस्तेमाल भी बिल्कुल कोसैन की तरह ही है। जिस तरह से कोसैन में हम इस्तेमाल करते थे वैसे इसका इस्तेमाल होगा। यहाँ जब जुमले में अचानक कोई तब्दीली आ जाए, यानी बिल्कुल मुख्तलिफ हिस्से हो जुमले के, या आप यूँ कह लें हमने इन शॉर्ट लिखा हो, तो वहाँ खत या लकीर इस्तेमाल होती है। मसलन देखिए, जुमला लिखा मैंने, मैं आना
चाहता था ऐसा ना हो सका, किस्मत को और ही मंजूर था। तो देखिए बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। तो दरमियान में मैंने ये ख़त या लकीर डाल दी है। ये जुमले मोतरज़ा को जो भी हमने देखा बाकी जुमले से अलग करने के लिए भी होता है। यह जुमले के जब मुख्तलिफ हिस्से हों जो बाहम मरबूत ना हो, जुमले में अचानक तब्दीली हो रही हो, तो तब भी हम ख़त या लकीर इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ी अलामत हज़्फ़। आप छोटे छोटे नुक्ते डॉट्स लगा देते हैं तो उसे कहते हैं अलामत हज़्फ़। ये कब होता है? जब किसी बात का जिक्र मुनासिब ना हो। मुनासिब ना होने का मतलब है गैर इखलाकी बात है, या मैं जान के नहीं करना चाहता, या ऐसी बात है मैं कानून की जद में आ सकता हूँ, मुझ पे तौहीन अदालत लग सकती है, लेकिन मैं बात करना भी चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, कुछ अल्फाज लिख कर ये डॉट डॉट डालकर अधूरा छोड़ दूंगा, यानी पढ़ने वाला खुद ही समझ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। कुछ बात लिखकर कुछ अधूरी छोड़ दी जाए और ये नुक्ते लगा दी जाए, यानी बात कम्युनिकेट भी हो गई, मैंने बात कर भी दी और मैंने बात नहीं भी की, यानी बात किए बगैर इशारतन चंद लफ्ज़ बोल देना, आगे डॉट डॉट लगा देना, उसको कह देते हैं अलामत हज़्फ़। बाज़ वक़्त ये भी होता है तवील इक़्तिबास है, जिस तरह आपको आता है तवील इक़्तिबास की तशरीह, तो इक़्तिबास तो बड़ा होता है, तो हम क्या करते हैं, शुरू के चंद अल्फाज लिखते हैं और यूँ डॉट डॉट लगाकर आखिर के चंद अल्फाज लिख देते हैं, बताने के लिए कि पैराग्राफ यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पर ख़त्म होता है। तो वहाँ भी अलामत हज़्फ़ इस्तेमाल होती है। तो आपको दो इस्तेमाल बताए, जब बात का जिक्र मुनासिब ना हो, जानबूझ के ना की जा रही हो, या तवील इक़्तिबास के जब चंद लफ्ज़ लिखे तो उनके दरमियान में, शुरू और आखिर के लफ्ज़ों के दरमियान में लगा देते हैं। अब इस्तेमाल देखें जुमलों में, तुम बाज आ जाओ वरना, आगे डॉट डॉट आगे, तो ही बात कि अगला खुद समझ जाएगा क्या बात है। या इस तरह से मैं कोटेशन देता हूँ, खुदा उनकी मदद करता है जो, आगे मैंने डॉट डॉट लगा दिए, आप खुद समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। और तीसरा आपको बताया तवील इक़्तिबास हो, हम शुरू के चंद लफ्ज़ लिखते हैं, दरमियान में डॉट डॉट लगा के आखिरी चंद लफ्ज़ लिख देते हैं, तो वहाँ इसको कहेंगे अलामत हज़्फ़। आगे बढ़िए जी, तेरहवीं अलामत अलामत तर्क। तर्क कर देना, ओमिट कर देना। सिंपल सी बात, आप एक इबारत लिख रहे हैं, कोई लफ्ज़ लिखना भूल गए हैं और आप बाद में उसमें ऐड करना चाहते हैं, तो जो बाद में लफ्ज़ ऐड करेंगे ऊपर छोटा सा लिख कर, तो वहाँ आएगी अलामत तर्क, यानी आपसे तर्क हो गया था, भूल गए थे। इबारत में जब कोई लफ्ज़ लिखने से रह जाए, मसलन मैंने जुमला लिखना चाहता था, मैंने उस से दिल की सारी बातें कह दी, लेकिन गलती से मैं से लिखना भूल गया, मैंने लिख दिया मैंने उस दिल की सारी बातें कह दी, तो बात क्लियर नहीं हुई। मैंने बाद में यहाँ से का इजाफा किया है, एडिशन किया है, तो यहाँ जो अलामत लगाएंगे उसको कहेंगे अलामत तर्क। आगे बढ़ी अलामत हाशिया। ये सुर्ख में अलामत दी हुई है। आप जानते हैं बाज़ औक़ात बुक में लगातार इबारत होती है, लेकिन अगर कोई तशरीह तलब मवाद हो तो उसको हाशिए के नीचे अलग से लिख दिया जाता है, यानी इबारत का फ्लो ना टूटे, इबारत का तसलसल ना टूटे, अज़ाफ़ी वज़ाहत को अलग से लिख दिया जाता है और वहाँ ये अलामत डाल दी जाती है अलामत हाशिया, और इसकी तफसील इबारत के आखिर में नीचे अलग से लिख दी जाती है। जब अज़ाफ़ी तशरीह इबारत से नीचे हाशिए में अलग से दी जाए, मसलन मैंने जुमला लिखा, मौलाना हाली की मुसद्दस अहम इस्लाही नज़म है। अब मुसद्दस तो 6 को कहते हैं, लेकिन मुसद्दस से मतलब मेरी ख़ास इशारा है किताब की तरफ, तो तफसील मैं नीचे अलग से दे दूंगा। देखिए मुसद्दस ये अलामत लिखकर, अलामत हाशिया लिखकर ऊपर 1 डाला, नीचे 1 लिखकर तफसील दे दी कि मुसद्दस क्या थी। नज़म का पूरा नाम है मद्दो जज़र इस्लाम, जो मशहूर है मुसद्दस हाली के नाम से। तो इस तरह से मैंने देखिए अलामत हाशिया 1 लिख के तफसील दे दी। एक सफ़े में बहुत सी हो सकती है अलामत हाशिया, 2, 3, 4, 5 हो सकती हैं, और फिर नीचे उसी तरतीब से 1, 2, 3, 4, 5 उनकी तफसील दे दी जाती है। आगे बढ़िए जी, अलामत तखल्लुस। आप सब जानते हैं, ये कोई बहुत अहम नहीं, लेकिन बाज़ औक़ात बोर्ड में आ जाती हैं, आपको यकीनन पता होना चाहिए। शायर के नाम के ऊपर आप जानते हैं अलामत डाली जाती है, ताकि हम पढ़ते वक्त थोड़ा रुके वहाँ। शायर के अदबी नाम के ऊपर मसलन कहते हैं कि गालिब का है,
انداز بیاں اور ہیں، اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ تو غالب شاعر جن کا اصل نام تھا اسد اللہ خان، لیکن غالب ان کا شاعرانہ نام تخلص، تو غالب کے اوپر ہم نے یہ علامت ڈال دی، علامت تخلص۔ عزیز طلباء، امتحان میں بھی جب آپ پیپر کیا کریں، شعر لکھا کریں، تو علامت تخلص ضرور ڈالا کریں۔ جی، علامت شعر، شعر تحریر کرنے سے پہلی علامت آپ کے سامنے علامت بنی ہوئی ہے، ہر شعر سے پہلے علامت ضرور ڈالیں، پتہ چلے آپ شعر لکھ رہے ہیں۔ آپ امتحان میں اس کو ضرور لکھا کریں۔ مثلا میں نے علامت شعر ڈال کے شعر لکھ دیا، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے، تو شعر سے پہلے علامت آ گئی۔ بعض اوقات ہم پورا شعر نہیں لکھتے، صرف شعر کا ایک مصرع لکھ دیتے ہیں، 2 مصرے نہیں، 1 مصرع لکھ دیتے ہیں، تو اس سے پہلے علامت ہے این، یعنی این ڈالا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے پورا شعر نہیں ہے، صرف علامت مصرع ہے۔ شعر کا صرف 1 مصرع تحریر کرنے سے پہلے، مثلا میں لکھنا چاہتا ہوں، صرف مسلمان کی پہچان بتا رہا ہوں، شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، لیکن میں صرف 1 مصرع لکھا، شہادت ہے مقصود مطلوب مومن، تو اس سے پہلے میں نے یہ علامت ڈال دی این کی۔ تو عزیز طلباء، ہم نے پہلے 10 علامتیں دیکھی، پھر 7 دیکھی، وہ 10 نسبتاً زیادہ اہم تھیں جو ہم نے پہلے دیکھی، اس کے بعد یہ 7 دیکھی، کل 17 علامتیں ہیں۔ امید ہے آپ کا پیپر ان سے باہر نہیں آئے گا، اور امید ہے آپ کو رموز اوقاف کے استعمال کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ مشکل چیز نہیں ہے، آسان سی چیز ہے، اگر آپ توجہ سے سمجھیں تو امید ہے لیکچر آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ اگر آپ کو مفید لگے تو دوستوں سے بھی ضرور شیئر کیجئے۔ پروفیسر مشرف احمد کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔